हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट डीएलआर स्ट्रेटजी फॉर कैट 2024 एग्जाम। तो अगर आप कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डीएलआर के रोड मैप के लिए आप इस वीडियो को डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट डीएलआर सेक्शन, राइट। देन ट्रेंड एनालिसिस, जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, राइट। देन बेसिक स्किल्स नीडेड, कि अगर आपको डीएलआर के सेट्स को सॉल्व करना है तो क्या बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। देन फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर मैं शॉर्टकट टेक्निक्स शेयर करूंगा जो आपको राइट सेट चूज करने में हेल्प करेगी, राइट। एंड फिफ्थ हम लोग डिस्कस करेंगे राइट अप्रोच। ये सिक्वेंशियल अप्रोच, ये टर्म क्या है बेसिकली, ये मैं वहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा। और वीडियो के क्लोजर के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल सेट लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखिए और एक एक जो पॉइंटर है यहाँ पर उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट है ओवरव्यू ऑफ डीएलआर सेक्शन। सो जो भी रिसेंट पैटर्न है उसकी मैं यहाँ पर बात करूंगा। जो डीएलआर सेक्शन है हमारे पास, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और ये 20 क्वेश्चन हमें 40 मिनट्स के टाइम में आंसर करना होते हैं। टाइम लिमिट इज 40 मिनट्स। जो क्वेश्चंस का पैटर्न है तो उसमें हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 4 सेट्स होते हैं, राइट। और पर सेट देर आर 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पर सेट। तो ऐसा करके टोटल हमारे पास 5 into 4 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड टाइम लिमिट एज मेंशन 40 मिनट्स की टाइम लिमिट है, राइट। पास्ट ईयर का ये पैटर्न है। ये स्विच हुआ है बेसिकली कैट 17, 18, 19 इनके टाइम पर अगर आप जाओगे तो वहां पर 60 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता था और हमारे पास में 32 क्वेश्चन वहां पर पूछ जाते थे, राइट। लेकिन अभी ये रिसेंट का पैटर्न है जिसमें आपका सेक्शनल टाइम काफी कट शॉर्ट कर दिया। 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइम और 20 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं, राइट। बात करें अगर ट्रेंड एनालिसिस की, तो ये जो ट्रेंड है काफी शिफ्ट हुआ है अभी रिसेंट ईयर्स में, राइट। मतलब अगर आप कैट 18, कैट 17 उस टाइम पीरियड की बात करो जब कैट एग्जाम में हमारे पास में 32 क्वेश्चंस होते थे, मतलब 8 सेट्स हमसे पूछे जाते थे। तो वहां पर, राइट, मैं बात करूं अर्लियर पैटर्न की, अर्लियर डेज की। सो उन ईयर्स में जो हमारे पास डीएलआर के सेट्स होते थे उनको आप आराम से डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, राइट। उनको आप कह सकते थे कि ये पर्टिकुलर सेट डीआई एरिया का सेट है और ये पर्टिकुलर सेट एलआर एरिया का सेट है, राइट। वहां पर बेसिकली बाउंड्री लाइन के बीच में, डीआई और एलआर के बीच में, और क्वांट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, राइट। अगर आप 17, 18 के पैटर्न की बात करते हैं तो वहां पर क्वांट का इन्वॉल्वमेंट विद इन द डीएलआर सेक्शन ये बहुत कम था। लेकिन अभी, राइट, जो भी रिसेंट हुआ है तो आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर कैट 23, 22 अगर आप देखते हो तो उसमें आप डीआई को मर्ज होते हुए देखोगे एलआर के साथ। तो दिस हैज नाउ बिकम डीआई प्लस एलआर एक्चुअली। मतलब कि हाइब्रिड सेट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। हाइब्रिड सेट जहां पर आप गैप और एलआर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब डीआई के सेट्स में एलआर का इन्वॉल्वमेंट है, एलआर के सेट्स में डीआई का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों सेपरेट एंटिटी है ही नहीं। आप कह ही नहीं सकते कि ये सोलो एलआर सेट है या फिर ये सोलो डीआई सेट है। प्लस इसी में अब क्वांट का इन्वॉल्वमेंट काफी इंक्रीज हो गया है, राइट। तो क्वांट के बेसिक कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर वो जैसे स्पेशल इक्वेशन, राइट। तो ये सब चीजें क्वांट की इसमें इन्वॉल्व की जाने लगी हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल इक्वेशन कोई टॉपिक है क्वांट का तो उसका कहीं पर यूसेज हो गया स्पेशल इक्वेशन। ये कुछ जो मोर फ्रीक्वेंट होता है वो मैं यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशल इक्वेशन अभी रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, राइट। स्टैटिस्टिक्स या बेसिक कुछ और टॉपिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये चीजें भी अब डीआईएलआर के साथ में मर्ज करके पूछी जा रही है, राइट। तो ये ऐसा हुआ है। तो ये कुछ पैटर्न में ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है। अब बेसिकली इस ट्रेंड के लिए आपको क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, राइट, कि अगर आप इस ट्रेंड में जो भी क्वेश्चंस पूछ जा रहे हैं डीएलआर पे उनको आप अप्रोच कर पाए, उनके लिए आप प्रिपेयर कर पाए,
तो आपसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आप इन तीनों पार्ट्स को एक साथ कंबाइन करके चलें। क्वांट, डीआई एंड एलआर को, क्वांट की चीजें डीएलआर में पूछी जा रही हैं, डीएलआर का जो रिसेंट पैटर्न है जहाँ पर क्वांट बेस्ड रीजनिंग, रीजनिंग बेस्ड डीआई, इस टाइप के सेट्स आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। Quant is again getting its importance, right, in terms of DLR also. तो क्वांट को आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका, अगर आप डीएलआर को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद फिर मैं बात करूं बेसिक स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है, अगेन इसको आप प्रीवियस डिस्कशन से रिलेट कीजिए कि एक तो क्वांट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे कोई बहुत एडवांस टॉपिक में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप फंक्शंस एंड ग्राफ्स या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज उस टाइप में कुछ घुस जाए, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वांट के कुछ कुछ टॉपिक्स की, वो आपकी रिक्वायर्ड होगी डीएलआर के लिए, राइट। दूसरा, आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर थोड़ा वर्क कीजिए, राइट। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इज अ मस्ट स्किल, राइट। आप सेट को कॉम्प्रिहेंड करेंगे देन ही आप उसके अप्रोच और उसके क्लोजर तक पहुंच पाएंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हो गई आपकी। उसके बाद आपका हो गया स्पीड, आप स्पीड से उसको कैसे आंसर कर पा रहे हो, स्पीड से कैसे आप सेट को सॉल्व कर रहे हो, राइट। अगेन बहुत क्रूशियल फैक्टर है क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स का है और 4 सेट्स वहां पर हमें गिवन है, राइट। तो स्पीड बहुत मेजर फैक्टर प्ले करेगी। देन आपकी एनालिटिकल स्किल्स, हाउ क्विकली यू कैन एनालाइज व्हाट इज गिवन, जो भी इंफॉर्मेशन आप लॉजिकल मैनर में कैसे डिकोड कर सकते हैं, कितना क्विकली आप डिकोड कर सकते हैं, राइट। तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आप उसको अच्छे से एनालाइज करके कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, राइट। जैसा मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव स्किल्स, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि क्वांट की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आपको रिक्वायर्ड है। क्वांटिटेटिव स्किल्स ये हम मेंशन कर सकते हैं, राइट। और लास्ट है आपका थिंकिंग, थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग स्किल्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस प्रेशर सिचुएशन में, राइट, जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो और वहां पर एक्सटेंसिव प्रेशर होता है, राइट, वहां पर आपकी थिंकिंग बहुत अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा काम होकर के आप सेट को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यस, योर थिंकिंग एबिलिटी विल आल्सो मैटर, राइट। तो एक कुछ बेसिक स्किल सेट है, इतना ही नहीं, बहुत कुछ है इसमें, इसका बेसिकली कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, बट मैंने कुछ यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की है, राइट। लॉजिकल स्किल्स, लॉजिकल एबिलिटी, और इसमें कहने को आप बहुत सारी स्किल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डीएलआर इज एरिया जो आपको ऑल राउंड टेस्ट कर लेता है, राइट। डीएलआर ऐसा ही एरिया है, उसकी स्किल्स को अगर आप लिमिट करने लगे तो समझ रहे हैं बात को। तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है बेसिकली, बट स्टिल मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की, राइट। अब बात करें हम लोग सेलेक्टिंग द राइट सेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए मैं कुछ आपको टूल्स, टेक्निक्स यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूंगा जिससे आपको काफी वहां पर हेल्प मिले, राइट। तो ध्यान से देखिए, सिलेक्टिंग राइट सेट व्हाई एंड सिलेक्टिंग राइट सेट हाउ, दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पर करूंगा। क्यों सिलेक्ट करना है पहले उसका रीजन आपको बता दे रहा हूँ। तो जो भी कैट का एग्जाम हुआ है पास्ट ईयर्स में, अगर आप देखते हो, राइट, जब ये पैटर्न है जब से 40 मिनट्स वाला, उसमें आप अगर एक सेट को कंप्लीटली आंसर कर लेते हो, एक सेट का मतलब होता है 15 मार्क्स आपके आ चुके हैं, राइट, 15 मार्क्स। और जस्ट 15 मार्क्स स्कोर करके आपका परसेंटाइल 90+ पहुंच जाता है, 90+ परसेंटाइल आपका यहीं से आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि 4 सेट में से सिर्फ एक सेट करने पर 90+ परसेंटाइल आ जा रहा है, दैट मीन्स वो एक सेट करना बहुत ज्यादा क्रूशियल यहाँ पर हो जाता है, राइट। 90+ परसेंटाइल आप सिर्फ एक सेट करके अचीव कर पा रहे हो, राइट। तो दैट मीन्स वो सिर्फ एक सेट अटेम्प्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उस एक सेट को चूज करने पर हमें टाइम अकॉर्डिंगली देना होगा, क्योंकि वो एक सेट बहुत कुछ डिसाइड यहाँ पर कर रहा है, वो बहुत कुछ एक डिसाइडिंग फैक्टर है, कितना परसेंटेज हमारा आने वाला है, कितने लोगों से हम आगे निकलेंगे और कितने लोगों से हम पीछे रह जाएंगे, तो वो एक सेट डिटरमाइन करेगा, राइट। तो ये हाइट है बेसिकली, ये आप सिर्फ 40 मिनट में
वो एक बेस्ट पॉसिबल सेट पिक कर लो तो आपका बन जाए और आपका 90+% इजीली उसमें आ जाए। आई एम नॉट सेइंग कि खुद को लिमिट करो एक सेट तक, बट इनिशिएटिव लो कि एक सेट वो हम कैसे बनाए, कौन सा एक सेट हम पिक करें, राइट। वाई का आंसर आपको क्लियर हो गया है। वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने मार्क्स से ही इतना कुछ परसेंटेज हमारा, राइट। अब चलते हैं हाउ का आंसर करने कि इस राइट सेट को कैसे हमें चूज करना है, हमें कैसे हिंट मिलेगा कि अच्छा ये वाला सेट है, इसको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और दूसरे को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल आ जाएगा, सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन का प्रिंसिपल, राइट। ध्यान से समझेंगे बात को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आगे, राइट, सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन। सो किस सेट को सेलेक्ट करना है, किस सेट को रिजेक्ट करना है, अब आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 40 मिनट्स का आपके पास टाइम, क्विकली गो थ्रू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि जाते ही फर्स्ट सेट को पिक किया और अटेम्प्ट करने लग गए। जब फर्स्ट सेट ही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, तो उस फर्स्ट सेट जिसको आप फर्स्ट सेट बोल रहे हो उसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए पूरा, कि मैं इसी के सेट को क्यों पहले अटेम्प्ट करूं, राइट। तो उसके लिए जो 40 मिनट्स का टाइम है, इसमें से थोड़ा सा टाइम आप 2 to 3 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट करो। 2 to 3 मिनट्स का टाइम आप इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एक क्वेश्चन पेपर बटन होता है जिससे आप पूरे सेक्शन को ब्राउज कर सकते हैं, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या है बेसिकली उस सेक्शन के लिए। तो डीएलआर सेक्शन में आप गए, आपने क्वेश्चन पेपर बटन पर क्लिक किया और आपको पूरा पेपर ऐसे स्क्रॉल करके आप देख पा रहे हो टॉप टू बॉटम, राइट। तो आप चारों सेट्स देखोगे। अब उन चारों सेट में उनके क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं, राइट। क्वेश्चंस की जो सेट्स है बेसिकली, जो सेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है उनकी लेंथ भी आपको देखनी है, राइट। तीसरा, उनको आप पार्शियली रीड करके ये भी देखेंगे कि ये आपका नॉन सेट है, ये इस टाइप का आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है वो भी देखना है, या पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ इस टाइप का एकदम ये तो एकदम अलग सा सेट लग रहा है, ये चीजें वहां पर आपको देखनी है। 2 to 3 मिनट्स चाहिए, 5 मिनट्स भी हो जाए, लेकिन ये आपके बाकी के टाइम को प्रॉपरली आपसे यूटिलाइज करा पाएगा। तो ये 2 to 3 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, फर्स्ट 5 मिनट्स आई वुड से, ये बहुत क्रूसियल है। यहाँ से आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि किस सेट को सिलेक्ट करना है और किस सेट को रिजेक्ट करना है। आता ही समझ, राइट। सो सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन में, जैसे अगर मेरे पास में कोई सेट है जो कि नॉन सेट, मतलब मुझे उसमें टर्म्स ऐसे मिली, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ था कि यार ऐसा तो मैंने कुछ कुछ किया हुआ है टेबुलर फॉर्मेट बनाकर, या कहीं पर कुछ रैंकिंग जैसा मुझे दिखा तो अच्छा ठीक रैंकिंग के क्वेश्चंस तो मैंने सोल्व किए हुए हैं, या कहीं पर आर्ट टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ दिखा, या गेम्स एंड टूर्नामेंट मैंने पढ़ा हुआ है, राइट। तो ऐसे करके वेन डायग्राम्स, या आप नोटिस कर सकते हैं कि वेन डायग्राम्स ऐसा टॉपिक है जिसको जो हमें समझ भी आ जाता है क्लासेस में और हम सभी ने लगभग पढ़ा हुआ होता है। तो वैसा कुछ अगर आपको वहां से मिल रहा है उस सेट को देख करके, तो आप बेस्ट चॉइस तो वही बना सकते हैं। वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली मैं इसी सेट को पहले पिक करूंगा, राइट। तो एक जो जजमेंट आपको लेना है, फर्स्ट जजमेंट आप लोगे किसके बेसिस पर, नॉन टर्म्स या नॉन सेट। कोई आपका नॉन सेट मिला आपको, यार इस टाइप का मैंने पहले किया हुआ है, हो सकता है 30% मैच हो रहा हो सकता है 40% मैच हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो नॉन सेट आपको मिला तो आपने इसके बेस पर उसको तुरंत से सेलेक्ट कर लिया, राइट। ठीक है, पहला तो ये है। अब दूसरा, दूसरा आ जाता है लेंथ के बेसिस पर। आप उस सेट को देख रहे हो और आपने उसकी लेंथ देखी, तो लेंथ के बेसिस पर भी तो डिसीजन लेना है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, कि लेंथ के बेसिस पर डिसीजन क्यों लेना है। अब एक एग्जांपल समझे यहाँ पर। मान लो एक सेट में मेरे पास में 10 लाइंस लिखी हुई है, एक सेट में मुझे 10 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और वहीं पर एक दूसरा सेट है जिसमें मुझे 20 स्टेटमेंट्स दिए हुए, 10 स्टेटमेंट्स, 10 लाइन्स और 20 लाइन्स। ये दो सेट्स है मेरे पास, एक सेट में 10 लाइन्स है, एक सेट में 20 लाइन्स है। अब लेंथ के बेसिस पर जज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपने इन सेट्स को पिक किया, राइट। 10 लाइन्स वाले सेट को आपने पिक किया,
आपने इंफॉर्मेशन को डिकोड किया, लॉजिकल मैनर में उसको कनेक्ट करने की कोशिश की, राइट। और फिर दूसरा केस, जब आपने 20 लाइंस वाले सेट को पिक किया और उसको लॉजिकल मैनर में कनेक्ट करने की कोशिश की, दोनों चीजें हो रही हैं, राइट। लेट से ये जो सेट आपने पिक किया वो आपसे रॉन्ग सेट पिक हो गया। आप किसी पॉइंट पर जाकर स्टक कर गए और अब वहां पर आपको ये डिसीजन लेना है कि यार ये सेट गलत पिक हो गया है और इसकी जगह मुझे कुछ और सेट पिक करना चाहिए था, ये मैंने रॉन्गली पिक कर लिया, राइट। ये जो डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट है, अगर वो यहाँ पर आपको 5 मिनट्स में समझ आया, तो वो चीज यहाँ पर आपको 10+ मिनट्स में जाकर समझ आएगी, 10 से ज्यादा मिनट्स में समझ आए। क्यों? 10 लाइंस को लॉजिकली कनेक्ट करना और 20 लाइंस को लॉजिकली कनेक्ट करना डबल से ज्यादा टाइम लेगा ना। 20 लाइंस हैं, लाइंस डबल हुई हैं, जब आप लॉजिकली कनेक्ट करने जाओगे उसको तो उस पर ज्यादा टाइम आपका लग चुका होगा। तो उसी स्टेज तक पहुंचने में वहां पर आप 10 से ज्यादा मिनट्स अपना इन्वेस्ट कर चुके हो, राइट। अब आपने डिसीजन लिया, 5 मिनट्स आपके क्वेश्चन पेपर बटन में निकल गए, 10 से ज्यादा मिनट्स आपके इसमें चले गए 20 लाइंस वाले सेट में, और आप वहां पर आप डिसीजन ले रहे हो। सोचो, 10 + 5 15, 20 मिनट्स आपके जा चुके हैं, 40 मिनट्स आपका टाइम था, 20 मिनट्स के आसपास आपका टाइम जा चुका है। प्रेशर सिचुएशन देखो कितनी ज्यादा है, राइट। सो 10 लाइंस वाले सेट और 20 लाइंस वाले सेट में अगर ऐसा कुछ हो ना जाए, उसके लिए पहले से ही मुझे क्या तैयारी रखनी है कि पहले ही मैं 20 लाइंस वाले को अलग रखता हूँ और पहले मैं 10 लाइंस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। तो जिसकी लेंथ कम है, राइट, अगर लेंथ लेसर है, कम लेंथ है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। और लेंथ ज्यादा है तो मैं उसको अभी के लिए होल्ड, मैं रिजेक्ट नहीं बोल रहा कंप्लीटली, और उसको अभी होल्ड पर रख, राइट। ये तब था जब हम नॉन सेट हमें नहीं मिला, वहां सारे सेट्स हमें ऐसे लगे कि यार इसमें से कौन से सेट को पिक किया जाए, जब हमें ऐसा लगा, राइट। तो हमने लेंथ के बेसिस पर डिसीजन लिया। ओके, अब एक थर्ड पॉइंटर यहां पर आ जाएगा। थर्ड जो डिसीजन मेकिंग टूल है जो आपको हेल्प करेगा, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सेट को सिलेक्ट करना है और कौन से सेट को रिजेक्ट करना है, राइट। सो इससे आप ये हिंट ले सकते हैं, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में इफ एल्स वाले स्टेटमेंट्स का यूसेज होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूसेज होता है क्वेश्चंस में, राइट। मतलब जो एग्जामिनर है उसने जो आपको सेट में इंफॉर्मेशन दी है, उससे सिर्फ पार्शियली आप फिल कर पा रहे हो, वो इंफॉर्मेशन पार्शियल इंफॉर्मेशन है। अब वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस के थ्रू एडिशनल इनपुट देगा और उसके बेसिस पर आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो क्या होता है, जो ये सेट्स होते हैं इस टाइप के, उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, और देन आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अलग अलग केस बनाते हो, विच इज अ ह्यूज टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ऐसा करके आपके क्वेश्चंस बन जाएं, लेकिन उसमें टाइम आपका बहुत ज्यादा चले जाता है। सो अगर मेरे पास में दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी है जहां पर ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ में सेट्स पूछे गए हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है जहां पर ऐसा इफ एल्स वाली कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो सेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को मैं डिकोड कर लूं, उसी से मेरा सेट पूरा बन जाए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली आंसर कर पाऊं। दो अगर चॉइस है मेरे पास, तो मुझे वो क्वेश्चन चूज करना चाहिए, वो सेट मुझे चूज करना चाहिए जहां पर इफ एल्स जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम इसमें ज्यादा जाता है, राइट। तो इफ एल्स अगर क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो आप उस सेट को पहले रिजेक्ट करके चलो, उसको आप सेलेक्ट मत करो, राइट। ये कुछ टूल्स हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे ये चीज समझने में कि पहले कौन से सेट को हमें चूज करना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गई है बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, राइट अप्रोच। अब क्या हुआ, आपने 5 मिनट्स लगाए और आपने एक बेस्ट पॉसिबल सेट पिक कर लिया है, बेस्ट पॉसिबल डुएबल सेट एज पर योर कैपेबिलिटीज, राइट।
आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर आपने एक बेस्ट सेट पिक कर लिया है। योर फर्स्ट जॉब इज डन, राइट। और ये डिसीजन अगर विद इन 5 मिनट्स आपने ले लिया तो बेस्ट, राइट, बहुत बेस्ट है अगर विद इन 5 मिनट्स आप डिसाइड कर पाए। अब आपके पास में बेस्ट सेट आ चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट? बेस्ट सेट तो आपने चूज कर लिया, डुएबल सेट। व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट होगा, उसके लिए एक राइट अप्रोच हमारे पास होना चाहिए कि हम कुछ भी मिस आउट ना कर जाएं, राइट। तो जब आप किसी भी डीएलआर सेट को आंसर करते हो, उसको सोल्व करना चाहते हो, कर रहे हो, तो वहां पर कुछ कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है, राइट। और अप्रोच क्या आपको रखना होता है, ये सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। सो आपने सेट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये सेट अटेम्प्ट करना। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेट को कंप्लीटली रीड करो, राइट। आपने सेट को कंप्लीटली रीड किया, ठीक है। जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो वैसे वैसे आप अपनी रफ शीट में लॉजिकल फ्लो बना लो। लॉजिकल फ्लो से मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर मैं एक बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्कस करूं। सो सपोज हम डिस्ट्रीब्यूशन पजल सॉल्व कर रहे हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन पजल्स में क्या करते हैं बेसिकली, कि आपको टेबल फिल करनी है, राइट। लेट्स से इन वन कॉलम ऑफ द टेबल देयर आर पर्सन नेम्स, राइट। इन द सेकंड कॉलम देयर आर सिटी नेम्स, जिस भी सिटी को वो लोग बिलोंग करते हैं। एंड इन द थर्ड कॉलम देयर आर, लेट्स से, स्पोर्ट्स जिसको वो प्ले करते हैं, राइट। अब आपको सेट में दिया हुआ है कि लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए। पर्सन ए जो हमारा सेट का फर्स्ट स्टेटमेंट है, बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट आप प्रोसेस कर रहे हो, और वो कहता है पर्सन ए डज नॉट प्ले हॉकी। हॉकी इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स, और पर्सन ए के लिए कंडीशन दी है कि पर्सन ए डज नॉट प्ले हॉकी। तो मैं क्या करूंगा, ये टेबल तो सोल्यूशन का पार्ट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये स्टेटमेंट रीड किया, मैं इसका लॉजिकल फ्लो बनाने की कोशिश करूंगा, लॉजिकल वे में मैं इसको मेंशन करने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपको बार बार स्क्रीन पर जाकर स्क्रॉल करके इंफॉर्मेशन रीड ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर अगेन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, और आप उनको सारे स्टेटमेंट्स को लॉजिकल वे में कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब, राइट। तो ऐसा कोई चांस मत लेना कि आपको बार बार स्क्रीन की तरफ देखना पड़ रहा है और तब जाकर के आप उस सेट को आंसर कर रहे हो, राइट। वैसा नहीं करना है। तो आप जो रफ शीट आपको मिली है वहां पर आप ये लॉजिकली कनेक्ट करो। पर्सन ए डज नॉट प्ले हॉकी, तो मैं ऐसी टेबल बनाकर रफ शीट में, और यहाँ पर पर्सन वाले कॉलम के बॉटम में ए लिख लूंगा, और ए के सामने इसको ऐसे कनेक्ट कर लूंगा, रोज हॉकी। तो अब मुझे पहले स्टेटमेंट को स्क्रीन पर देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने नोटबुक में एक अच्छी सी टेबल बनाकर वहां पर ये चीज मेंशन कर ली है। उस वे में मेंशन की है कि मुझे ये याद रहेगा, राइट। ए पर्सन वाले कॉलम में है, स्पोर्ट्स के कॉलम में हॉकी, मतलब टेबल के नीचे हमने लिखा है ये, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फिक्स नहीं है, नेगेशन वाला स्टेटमेंट है ना, डज नॉट। अगर ऐसे होता पर्सन ए प्ले हॉकी, तो हम टेबल के अंदर उसको फिल कर रहे होते हैं यहाँ, राइट। बट अभी ऐसा नहीं है, तो इसलिए टेबल के बॉटम में। तो अब मुझे याद रहेगा, राइट। आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि अब इसके लिए स्क्रीन पर नहीं देखना है, तो हमने वो टाइम अपना सेव कर लिया और यहीं पर हम कनेक्ट कर लेंगे। क्या पता आगे थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट में फिर से ए की बात हो रही हो, या फिर कहीं पर हॉकी की बात हो रही हो कि जो पर्सन हॉकी खेलता है वो पर्सन तो दिल्ली से है। सपोज आगे चौथा पांचवा स्टेटमेंट कुछ आ जाता है कि जो पर्सन हॉकी प्ले कर रहा है वो पर्सन तो दिल्ली से। तो हम यहाँ पर ये जजमेंट ले सकते हैं कि अच्छा ये कह रहा है कि जो पर्सन ए है वो दिल्ली से नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सन ए हॉकी नहीं खेलता है। यही चीज स्क्रीन पर अगर आप देखोगे, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट को फोर्थ स्टेटमेंट, हो सकता है सेवंथ स्टेटमेंट से कनेक्ट करना हो। इसीलिए पेन पेपर पर लिखना सबसे बेस्ट है, वहां पर आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे, राइट। अब दूसरा पॉइंटर आ जाता है। फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंटर है
कि आपको बेसिकली सिक्वेंशियल अप्रोच यहाँ पर यूज करना होता है, राइट। सिक्वेंशियल अप्रोच मतलब आप सेट को रीड कर रहे हो, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन स्टेटमेंट्स को जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां पर उसको किस सीक्वेंस में आप डिकोड करें, तो दैट उससे आपका जो लॉजिकल फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो और आप सेट में क्लोजर तक पहुंच जाए। अगर सिक्वेंशियल अप्रोच आपने नहीं रखा, आप प्रॉपर सीक्वेंस जो एग्जामिनर ने मेंशन की है वहां पर आप उस सीक्वेंस तक अगर नहीं पहुंचे तो आप कहीं ना कहीं पर स्टक कर जाएंगे और फिर वापस से आप उसको रिपीट कर रहे होंगे, राइट। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस एज इन आप इसको ऐसे भी समझो, मान लो मेरे जो सेट है उसमें 5 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5। 5 स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए किसी सेट में। ये सेट आपको करना है, इन स्टेटमेंट्स को किस सीक्वेंस में आपको देखना है, किस सीक्वेंस में आपको कनेक्ट करना है वो आपको आना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5, तो बेसिकली लेट से फिफ्थ स्टेटमेंट ऐसा है जिससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब फिफ्थ स्टेटमेंट ऐसा है जहां से आपका सेट इनिशिएट होना चाहिए, तो आपको फिफ्थ स्टेटमेंट पे जाना होगा। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि आप 1 2 3 4 5 इसी वे में उसको प्रोसेस करें, राइट। तो डिसाइड दैट सीक्वेंस, या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आती रहेगी। और आज का जो एग्जाम्पल सेट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ उसमें ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल सेट की तरफ और उसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे उसको किस पर्टिकुलर अप्रोच में, किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे कि वो हमारा सेट जल्दी से जल्दी बन जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट है, अभी ये कैट R23 में ही पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। सो 5 रेस्टोरेंट्स कोडेड R1, R2, R3, R4 and R5 gave integer ratings to 5 gig workers: Ullas, Vasu, Vaman, Xavier, and Yusuf. So let's read U, V, W, X, and Y. Right? On a scale of 1 to 5, 1 to 5 की स्केल पर हर एक रेस्टोरेंट ने 5 गिग वर्कर्स को रेटिंग्स दी हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें समझ आ गई है। देन ये कह रहा है द मीन्स ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय R1, R2, R3, R4 and R5 were 3.4, 2.2, 3.8 like this and respectively। रेस्पेक्टिवली वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे हमें पता चल रहा है R1 ने जो रेटिंग दी है उसकी मीन 3.4। अगर रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं होता तो हमें इनको कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग टाइप खेलना होता इसके बाद, राइट। ठीक है, उसके बाद एक टेबल उसने बनाकर दिया यहाँ पर जो सिंपली स्टैटिस्टिक्स ऑफ दीज रेटिंग, ये डिनोट कर रहा है फॉर द 5 वर्कर्स, राइट। सो यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई, इन 5 वर्कर्स के लिए मीन रेटिंग, मीडियन रेटिंग, मॉडल रेटिंग एंड रेंज ऑफ रेटिंग दिया हुआ है। रेंज ऑफ रेटिंग पर एक स्टार बना हुआ है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। रेंज ऑफ रेटिंग्स इज डिफाइंड as the difference between the maximum and minimum ratings awarded to a worker। अगर किसी वर्कर को रेटिंग 5 मिली और मिनिमम रेटिंग 1 मिली, मतलब किसी वर्कर को मैक्सिमम रेटिंग 5, मिनिमम रेटिंग 1, तो उसकी रेंज क्या आ जाएगी? 1 और 5 का डिफरेंस विच इज 4, राइट। तो रेंज उसने डिफाइन कर दिया, बट उसने मीन, मीडियन और मॉडल रेटिंग को तो डिफाइन किया ही नहीं। तो बेसिकली अगर आप रिकॉल करें जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया, राइट, वीडियो के बिगिनिंग में, कि अब क्वांट DILR के साथ मर्ज हो चुका है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जिससे हमें ये बात समझ आती है कि अगर किसी पर्सन को मीन, मीडियन, मॉड का बेसिक्स नहीं आता है वो पर्सन इस सेट को पिक करेगा नहीं। जबकि मॉर्निंग शिफ्ट में जो 4 सेट्स पूछे गए थे अभी कैट 2023 में, उसमें दिस वाज द फर्स्ट सेट जो चूज करने पर हम जल्दी आंसर तक पहुंचते और ये पांचों क्वेश्चंस का आंसर करना आसान, राइट। अब बात क्लियर हो रही है। तो क्वांट अब सेपरेट एंटिटी उतना नहीं है, मतलब क्वांट के बेसिक्स भी हम में इन्वॉल्व करने होंगे, मतलब हमसे पूछे जा रहे हैं, हमसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं DLR की जर्नी, राइट। ओके, अब ये मीन रेटिंग, मीडियन रेटिंग, मॉडल रेटिंग। सो मीन
sum of all the observations divided by number of observations, median, middle term of the observations if there are 5 terms, or average of middle 2 terms if there are there are even number of terms basically. Then model rating is what? Most frequent observation is termed as model rating, right? ठीक है, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट रेटिंग्स ऑफ 1 to 5 अवॉर्डेड बाय द रेस्टोरेंट्स। तो R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 5 to 1, ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन है। और एक स्टेटमेंट भी फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है, राइट। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें कुछ इफ एल्स जैसा तो नहीं है इन्वॉल्व, राइट, बिल्कुल। उसके बाद तो अब स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स को यूज करना है, इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है, राइट। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। मतलब हमें इस इंफॉर्मेशन को ऐसे डिकोड करना है कि हम इन 5 रेस्टोरेंट्स ने 5 किक वर्कर्स को क्या क्या रेटिंग दी है। तो कुछ ऐसा टेबलर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनाना है। तो बनाने की कोशिश करते हैं। एक इस टाइप की टेबल आप बना लेंगे यहाँ पर। सो R1, राइट, ये रेटिंग्स दी हैं। फर्स्ट रो में R1 ने U, V, W, X, Y को क्या रेटिंग्स दी हैं। 2 कॉलम आप देखोगे, ये एक रो है और एक कॉलम है। यहाँ पर टोटल आ जाएगा, किसका टोटल होगा, ये R1 ने जो रेटिंग्स दिया उनका सम टोटल। ऐसे ही ये जो टोटल होगा इसमें U, V, W, X, Y इनको टोटल कितनी रेटिंग्स मिली हैं, टोटल जो रेटिंग्स का सम इनका वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। ठीक है, अगर आप देखें टोटल वाले कॉलम को आप फटाफट फिल कर सकते हैं, राइट। नाउ R1 ने जो रेटिंग दी है उसकी मीन है 3.4। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 रेटिंग्स है ना टोटल। तो R1 के जो रेटिंग्स दिया R1 ने उसका टोटल सम कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 5 आप कर देंगे। 3.4 इंटू 5 से नंबर बन जाएगा 70। उसके बाद 2.2 इंटू 5 करेंगे तो R2 का नंबर आ गया 11। R3 का नंबर आ गया 3.8 इंटू 5 19। R4 का नंबर कितना आ जाएगा, 2.8 इंटू 5 14। R5 का नंबर कितना आ जाएगा, 3.4 इंटू 5 70। ये हो गया, राइट। ऐसे अगर U की रेटिंग्स का सम आपको कैलकुलेट करना है तो U की रेटिंग की मीन क्या है, 2.2, V की 3.8, W की 3.4। इस टाइप से प्रोसेस करो इंफॉर्मेशन। तो 2.2 इंटू 5 क्या 11, 3.8 इंटू 5 क्या 19, देन 3.4 इंटू 5 क्या 17, देन 3.6 इंटू 5 किया तो 18, और यूसुफ Y के लिए 2.6 इंटू 5 किया तो 13। ये हमने प्रोसेस कर लिया। तो ये स्टेटमेंट डन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा डन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन रेटिंग, मॉडल रेटिंग, रेंज ऑफ रेटिंग। इनका क्या करें। उसके बॉटम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें एडिशनल दी हुई है जो कि फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है कि R1 ने कुछ ये रेटिंग W को दिया, X को, Y को। इस टाइप से आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले उनको फिल करने की कोशिश करें। R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 5 to वमन। R1 ने वमन को 5 रेटिंग दी है। ओके, देन एज डिड R2 टू जेवियर। R2 ने जेवियर को 5 रेटिंग दी है। ओके, R3 टू वमन एंड जेवियर। R3 ने वमन एंड जेवियर दोनों को 5 रेटिंग दी है। ओके, ये फिल कर लेते हैं, राइट, 5 एंड 5। उसके बाद एंड R5 टू वासु। R5 ने वासु को 5 रेटिंग दिया, तो इसको भी यहाँ पर हमने 5 फिल कर लिया, राइट। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 1 टू उल्लास। R1 ने उल्लास को 1 रेटिंग दी। ओके, एज डिड R2 टू वमन एंड यूसुफ। R2 ने वमन एंड यूसुफ को 1 रेटिंग दी, 1 एंड 1। ऑलराइट, देन ये कह रहा है R3 टू यूसुफ। R3 ने यूसुफ को 1 रेटिंग दी है। ये भी हमने यहाँ पर फिल कर दिया, राइट। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें इस टेबल को फिल करना है, राइट। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन को पहले प्रोसेस करना चाहिए उस पर एक बार देखते हैं।
तो मीडियन जैसा मैंने बताया आपको, मीडियन क्या होता है? मीडियन बेसिकली, अगर आपके पास में आपको 5 रेटिंग्स है, 5 नंबर्स हैं, तो उन 5 नंबर्स को आप सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो मिडिल टर्म होगा वही आपकी मीडियन। इसका मतलब क्या है? अगर आप कह रहे हो कि उल्लास की जो मीडियन रेटिंग है वो 2 है, दैट मीन्स उल्लास को 2 एज अ रेटिंग मिली होगी, 2 रेटिंग्स 2 से छोटी होंगी और 2 रेटिंग्स 2 से बड़ी होंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 रेटिंग्स 2 हैं, 1 रेटिंग 2 से कम है और 1 रेटिंग 2 से ज्यादा है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ऐसा हो सकता है या तो उसकी रेटिंग है 1, 1, 2, और यहाँ पर लेट से 3, लेट से 5, कुछ ऐसा। जस्ट एक एग्जांपल, यहाँ पर आप कह दो कि 2 मिलियन है, या फिर 1, 2, 2, और 3 या 5, जो भी नंबर आए, तो भी आप कह सकते हो 2 मिलियन है। राइट, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसा कुछ आप कह सकते हो कि उसमें 2 तो डेफिनेटली होना ही चाहिए रेटिंग, तभी तो मीडियन बना है। तो उल्लास की एक रेटिंग 2 तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। ओके, फाइन। ऐसी वासु की एक रेटिंग 4 तो होनी ही चाहिए, कंफर्म है? एक रेटिंग 4 तो इसकी होनी ही चाहिए वासु। ऐसे ही वमन की एक रेटिंग 4 तो होनी ही चाहिए, जेवियर की एक रेटिंग 4, कंफर्म है ये सब, और यूसुफ की एक रेटिंग 3। ये हमारे पास एज अ कंफर्मेशन आ चुका है, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, व्हाट एल्स? अब क्या करें? तो अगर आप देखो यहाँ पर वमन के पास 5, 1 एंड 5 3 रेटिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। 5, 1, 6, 5, 11 उनका सम हो गया। एक रेटिंग है 4, 11 प्लस 4 कितना हुआ? 15, और उसकी रेटिंग्स का सम है 17। दैट मीन्स 4 के साथ जो बची हुई रेटिंग है उसकी वैल्यू आ गई 2। बात समझ आई? तो वमन के लिए तो हम दोनों रेटिंग बाकी की बता पा रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर किसी के लिए आपको बताना हो तो ऐसा जेवियर के लिए, मतलब कहीं और 3 पॉसिबिलिटीज नहीं है हमारे पास, मतलब 3 रेटिंग अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो बाकी तो भी ऐसा नहीं बता पा रहे। ओके, अब आपने मीडियन को प्रोसेस कर लिया, मीडियन में अब और तो कुछ आपको नहीं देखना है। अब उसके बाद है हमारे पास मॉडल रेटिंग्स, राइट। और मॉडल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म। अब आप किसी रेटिंग को मोड कह रहे हो, राइट, आउट ऑफ 5 रेटिंग्स किसी एक रेटिंग को मोड आपने कहा, दैट मीन्स उसका ऑकरेंस एक से ज्यादा बार होना चाहिए। बात क्लियर है? उसका ऑकरेंस एक से ज्यादा बार होना चाहिए, क्योंकि एक बार तो किसी का भी हो सकता है, एक से ज्यादा बार जिसका होगा उसी को तो आप मोड कहेंगे। राइट, तो ये बात हमें क्लियर, एक से ज्यादा बार उसका ऑकरेंस होना चाहिए। अब आप देखो, जो उल्लास के लिए मोड है वो है 2। दैट मीन्स उल्लास के लिए 2 का ऑकरेंस एक से ज्यादा बार होना चाहिए, और उसके लिए जो मीडियन है वो भी 2 है। अगर मीडियन भी 2 है और मोड भी 2 है, दैट मीन्स 2 का ऑकरेंस होना चाहिए 3 टाइम्स, ओनली पॉसिबिलिटी। अदरवाइज आप 2 को मीडियन नहीं बना पाएंगे। तो 2, 2, 2, 6 एंड 1, 7, टोटल रेटिंग है 11, तो बची रेटिंग क्या होगी इसकी? 4। बात क्लियर हो गई? उल्लास की हम चारों रेटिंग यहां से कैलकुलेट कर पाए। वमन की बात करते हैं, वासु की, सॉरी। सो वासु का जो मोड है वो 4 है, वासु का मोड 4, और मीडियन भी 4 है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगेन इसके लिए भी सेम चीज हो जाएगी कि जो 4 है वो 3 टाइम्स तो आना ही चाहिए। 4, 4, 8, 4, 12 एंड 5, 12, 5, 17, तो बची रेटिंग हो गई 2। इसकी भी रेटिंग्स डिटरमाइन हो गई। जेवियर की बात करें, जेवियर के लिए जो मॉडल रेटिंग है वो है 5। अगर जेवियर की मॉडल रेटिंग 5 है तो 5 का ऑकरेंस एक से ज्यादा बार होना चाहिए। ऑलरेडी 5 का ऑकरेंस 2 बार है, 5 प्लस 5, 10, एंड 4, 14, और हमें 18 बनाना है। सो 14 प्लस 4 मतलब हमें 4 और लेकर के आनी है रेटिंग्स, तो वो 2, 2 हो सकता है या फिर 1, 3 हो सकता है। अब ये 2, 2 होगा या 1, 3 होगा, कहां से डिसाइड करेंगे? वो आप रेंज से डिसाइड कर लो। रेंज क्या है इसकी? 4। अगर जैविर की रेंज 4 है और मैक्सिमम रेटिंग 5 है, तो मिनिमम रेटिंग क्या होनी चाहिए? 1। 1 और 5 का डिफरेंस से ही रेंज बनेगी 4। सो 4, 1, 5, तो बची रेटिंग क्या आ गई? 3। उसके सम का यूज करें, इसकी भी रेटिंग्स आ गई सारी। अब अगर हम ऐसे ही यूसुफ की रेटिंग की बात करें, तो यूसुफ के लिए जो मोड है वो 1 एंड 4 है।
दैट मीन्स 1 और 4 का ऑकरेंस इक्वल होना चाहिए और 3 से ज्यादा होना चाहिए। 3 तो ऑलरेडी ऐसा रेटिंग है ना उसकी, तो 3 का ऑकरेंस एक बार तो हो चुका है। अब आप चाहते हो कि जो बेसिकली इसका मोड है वो 1 और 4 रहे, तो उसमें 1 का ऑकरेंस भी 2 बार होना चाहिए और 4 का ऑकरेंस भी 2 बार। 1 का ऑकरेंस ऑलरेडी 2 बार दिख रहा है आपको राइट कॉलम में, तो आप 4 का ऑकरेंस 2 बार करा दो। इसका भी हमने डिसाइड कर, ऐसे करके इनकी रेटिंग्स को आगे अगेन अभी भी हमें काम करना है। अब इनकी रेटिंग्स को हमें यहाँ पर फिल आउट करना है और टेबल का हम यूसेज कर चुके हैं। अब टेबल पर जाने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट अब जो ये हमने यहाँ पर बनाया है राइट, अब सिर्फ इसी को हमें फिल करना है यहीं से देख कर राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, जिन रोज में या कॉलम्स में ज्यादा एंट्रीज फिल हो चुकी। एक कॉलम है वुमन का जिसमें हमारे पास 3 एंट्रीज फिल हो चुके हैं, 5, 1 एंड 5। 5, 1, 6, 5, 11 और 4 एंड 2 दो रेटिंग्स बची हैं, 4 एंड 2। अब उन दो रेटिंग्स को हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमें कंडीशन ऐसी मिल नहीं रही। 4 एंड 2 में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, इग्नोर करें। अगर आप रो वाइज देखते हो तो R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो R1 में हमारे पास 2 एंट्रीज है, R2 एंड R3 में 3 एंट्रीज है। अगर आप R2 और R3 को फिल करना चाहते हो तो क्या फिल कर पाएंगे, यहां से एक बार देखें। R2 में 1, 5 एंड 1, तो 1, 5, 6, 1, 7 तो आ चुका है। 11 हमें टोटल लेकर के जाना है। 11 जो टोटल है, बाकी दो रेटिंग्स में हमें सम चाहिए 4। वो 4 कैसा आएगा, 1, 3 से आ सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें 2, 2, 2, 4 है, इसमें 4, 4, 4, 2 है। तो मतलब ओनली पॉसिबिलिटी है 2 यहाँ पर हो और 2 यहाँ पर हो, तभी वो बात बन सकती है, अदरवाइज 4 आप यहाँ से सम नहीं ला पाएंगे। डन। R2 हमने प्रोसेस कर लिया। अगर हम बात करें R3 की, सो R3 की जो रेटिंग्स का समय अभी तक 5, 5, 10 एंड 1, 11 आ चुका, 19 लेकर के आना है। ये देखो यहाँ पर अगेन इस पार्ट को अगर आप देखते हो तो सीधे दिख रहा है 4 एंड 4 रेटिंग्स होंगी, तो बात बन जाएगी 4 एंड 4 राइट। ओके, अब हमारे पास और कोई रो तो नहीं है। इनफैक्ट R4 पूरी ब्लैंक है, R5 में सिर्फ एक एंट्री है और R1 में सिर्फ 2 एंट्रीज है राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होगा। अब वापस कॉलम पर स्विच करें तो उल्लास का जो कॉलम है उसमें 1, 2 एंड 4 आ चुका है, 1, 2 एंड 4। और उल्लास की जो रेटिंग्स है उसमें 2, 2, 2, 4 है, तो मतलब बची दोनों रेटिंग्स क्या होंगी, 2 कंफर्म। अगर हम वासु की बात करें सेम लॉजिक से, इसकी बची हुई रेटिंग्स क्या होंगी, 4 एंड 4। ये दो कॉलम्स हमारे फिल हो गए राइट। अगर हम बात करें वमन की तो 4 एंड 2, अभी भी इसमें हम यहाँ पर फिल नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन को हम फिल करें राइट, ये देखना होगा। अगर हम यहाँ पर लेट से 2 फिल कर ले सपोज, सो R4 के सम की बात करते हैं तो 2, 4, 6, 2, 8 और 8 के बाद हमें 6 लेकर के आना बिल्कुल पॉसिबल है 2 यहाँ पर। और अगर इस 2 की जगह हम यहाँ पर 4 ले आते हो तो क्या वो भी पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर 4 ले आए तो 10 हो गया सम और 14 हमें 1 है तो 13, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, नहीं कह सकते ऐसे यहाँ पे राइट। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट रो की बात करें अगर, तो R1 में 1, 4, 5 एंड 5, 10 और हमें 17 लेकर के आना है, तो 3, 4 से बनेगा। 3 यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी, और 4 भी, ऐसे दोनों जगह अवेलेबल है, नहीं कुछ कह सकते। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स एंड वाई की, या फिर अगर हम देखें यस एक्स एंड वाई, तो एक्स का जो सम है 5, 5, 10 है और 18 हमें बनाना है, तो 4, 1, 3 हमारे पास रेटिंग्स हैं। ओके, सो वुमेन की बात करते हैं नाउ। 5, 1 एंड 5 है, तो 4 एंड 2 की दो बेसिकली रेटिंग्स बची हुई हैं, उनको हम मान लेते हैं कि 4 यहाँ पर है सपोज और 2 यहाँ पर है लेट से। सो इससे आप क्या कह पाएंगे, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, सो 2, 4 एंड 4, 10 हो चुका है R4 के सामने 10, और यहाँ पर इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ओके, सो वो 4 आप कैसे ला सकते हैं, आप 4, 1 एंड 3 से ही आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 ओनली पॉसिबल। ओके, ये आपने यूज कर लिया लेट्स से। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि R5 में 2, 5, 7, 2, 9 है और 8 लेकर के आना है, तो 9 और 8
17, मतलब यहाँ पर 4 आ जाए और यहाँ पर 4 आ जाए, राइट? पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर 4 आएगा हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो एक बात देख लो ये वैलिड है क्या? तो 3, 5, 8, 5, 13, 1, 14, 4, 18, यस। 4, 1, 5, 1, 6, 3, 9, 4, 13 बिल्कुल वैलिड है। ऐसा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमने 4 और 2 के लिए मेंशन की थी यहाँ पर, अगर हम 4 एंड 2 को स्वैप कर दें, यहाँ पर 2 मान दो और यहाँ पर 4, क्या इससे पॉसिबल हो पाएगा? तो नाउ 2, 4, 6 to 8 और हमें 6 और लेकर के आना है, तो वो 6 आ सकते हैं ओनली पॉसिबिलिटी 3 एंड 3 से, राइट? 3 एंड 3। अगर यहाँ पर आपने 3 एंड 3 यूज कर लिया है तो अब यहाँ पर आप 4 एंड 4 ही यूज कर सकते हैं, ये बचा हुआ है। और ये 4 4 आ गया तो इधर आप क्या यूज करेंगे? आप देख लो एक बार, 4, 5, 9, 4 एंड 1, 5, 9, 5, 14, तो यहाँ पर क्या बचा? 3 और यहाँ पर क्या बचा? 1। क्या ये पॉसिबल है? सो 2, 5, 7, 4, 11, 1, 12, 4, 16, 17 की जगह ये 16 बन पा रहा है। ऐसे अगर आप एक्स में देखोगे तो 3, 5, 8, 5, 13, 3, 16, 1, 17, ये भी 18 नहीं बना। तो दैट मीन्स 2 एंड 4 हमारा पॉसिबल नहीं है, 4 एंड 2 ही ये होना चाहिए, राइट? सो ओनली जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर हमारा 4 होना चाहिए, यहाँ पर 2, और उसी से पूरा सेट फिर बनेगा, राइट? तो फिल कर देते हैं एक बार, 2, 4 एंड 4, राइट? उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 1 एंड 3, ओके। 1 एंड 3 के बाद अगर आप इसको फिल करें तो ये 4 एंड 4, और ये क्या होगा हमारे पास देन उस केस में? सो 4, 5, 9, 4, 13, 1, 14 एंड 3, 17, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ। ऐसे करके हमारा पूरा सेट यहाँ पर बन जाएगा और आप इंडिविजुअल क्वेश्चन यहाँ से आंसर कर सकते हैं। हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, इसका आंसर तो हो जाएगा 0, राइट? To how many workers did R2 give a rating of 4? So R2 ने 4 रेटिंग कितने वर्कर्स को दिया, अगेन इसका आंसर 0। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। नाउ अब इसमें एक जो पॉइंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये आ जाता है कि जब आप इस सेट को सॉल्व कर रहे हो, राइट? सपोज आपका ये सेट पार्शियली सॉल्व हो चुका है, राइट? जैसे अगर मैं आपको कुछ स्टेप्स बैक लेकर के जाऊं तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने R2 R3 ये पूरी एंट्री कर ली थी, R2 एंड R3 की, राइट? और हमने उल्लास वाला पूरा कॉलम फिल कर लिया था और वासु वाला पूरा कॉलम फिल कर लिया था, और बाकी हमारे बचा हुआ था जिसमें हमारे 2 केसेस बने, अभी आपने देखा, राइट? तो उस टाइम पर मैं आपको बैक लेकर के चलता हूँ, क्या वहां से हम इस सेट को पार्शियली सॉल्व कर सकते थे और अपना टाइम सेव कर सकते थे? तो आप इसमें देख सकते हो, अगर इतनी इंफॉर्मेशन हमारी फील्ड थी तो उससे हम कौन से क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे? तो अगर आप देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम आंसर नहीं कर सकते, बट जो सेकंड क्वेश्चन है, टू हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4, तो उसको हम आंसर कर सकते हैं। ये हमें कब याद रखना है, राइट? ये जो पॉइंटर है, जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको कब याद रखना है? सपोज ये सेट जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका टाइम ओवर होने वाला है, राइट? तो उस केस में रादर देन कंप्लीटली सॉल्विंग द सेट, आप सेट को जैसे जैसे स्टेप्स आप उसमें फिल कर रहे हो, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस पर एक थोड़ा सा लुक रखिए कि हो सकता है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपने प्रोसेस करी उससे आपके 1-2 क्वेश्चन तो बन जाए। तो 0 क्वेश्चंस करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप 1-2 क्वेश्चन के बना करके आ जाए, राइट? अगर कंप्लीट सेट आपको सोल्व नहीं हुआ है, ठीक है? तो क्वेश्चंस पर फोकस रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जो सेट दिया हुआ है उस पर हम फोकस करते हैं, राइट? तो आई होप जो बातें मैंने आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ आ गई है। कोई भी आपका कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, तो डोंट फॉरगेट टू टाइप योर क्वेरी इन दी कमेंट सेक्शन, तो उसका आंसर कर देंगे, राइट? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी डिफरेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।